हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यानिस अकेडमी। मैं हूं दानिश अंसारी और आज आपके सामने लेके आया हूं मैं हिंदी का प्रैक्टिस सेट। आज से हमारी ये प्रैक्टिस सेट शुरू हो रही है। डेली आपको शाम को 7 बजे ये क्लास मिलेगी, इसलिए आप डेली शाम को प्रैक्टिस कर सकते हैं यूट्यूब पे आके मेरे साथ। ये प्रैक्टिस सेट आप अगर यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए शुरू किया गया है। उसके साथ साथ यूपी टेट या फिर रीट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये प्रैक्टिस सेट बहुत ही आपके लिए लाभदायक होने वाला है। यह क्वेश्चन वह है जो परीक्षा में आए हुए हैं या फिर परीक्षा में आपसे पूछे जा सकते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पे लिया हूं मैं और एक एक टॉपिक को यहाँ पे कवर किया गया है। डेली के डेली 30 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन आपको डेली करने को मिलेंगे। आज शुरू हम कर रहे हैं, आज सिर्फ और सिर्फ 25 क्वेश्चन करेंगे हिंदी का। तो चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं आज का यह प्रैक्टिस सेट। अगर आप नए हैं चैनल पे तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आगे बढ़ते हैं। आपके स्क्रीन पे ये पहला क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आपको 5 से 10 सेकंड का टाइम दिया जाएगा और आप कमेंट में उसका आंसर बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन हमारा है कि हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मैं वर्णमाला का लिया हूं। एक एक टॉपिक को यहां पे कवर किया जाएगा और इसका आंसर आप दीजिए कि हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं। क्या शा खा शा हा है, या फिर टा ठा डा ढा है, या फिर चा छा जा झा है, या फिर ता था दा धा है। आप इसका कमेंट करके आंसर बताइए। देखिए, व्यंजन कई प्रकार के होते हैं। उसमें हमारा एक आता है अंतस्थ व्यंजन। जब अंतस्थ व्यंजन की बात करेंगे तो उसमें या, रा, ला, वा, ये 4 हैं। ये हमारे अंतस्थ व्यंजन में आते हैं। इस चीज को आपको नोट डाउन कर लेना है। ठीक, जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो आप जाके प्लेलिस्ट बनी हुई है, सारे के सारे टॉपिक थ्योरी वाइज कराए गए हैं यूपी यानिस अकेडमी पे, उसको आप देख सकते हैं फ्री में। ठीक, तो या, रा, ला, वा है, ये हमारा अंतस्थ व्यंजन है। और इसके साथ हमारा एक आता है शा, ख, शा, हा। ये जो हमारे 4 हैं इसको हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन पहचानने का एक ही तरीका है कि जब ये शा, ख, शा, हा ये बोलेंगे तो आपके मुंह से गर्म हवा निकलेगी। आप अपनी हथेली को अपने मुंह के पास लेके जाइए और बोलिए शा, ख, शा, हा। तो आप देखेंगे वहां पे कि एक गर्म हवा आ रही है और बाहर की तरफ आ रही है। तो गर्म हवा आएगी, गर्म से ऐसे पहचान लीजिए कि उसको ऊष्म कहते हैं। ऊष्म मतलब गर्म होता है और उसको ऊष्म व्यंजन की कैटेगरी में रखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा, शा, खा, शा, हा। ठीक, जब भी अंतस्थ व्यंजन की बात करेंगे तो आगे मैं बताऊंगा। दूसरा क्वेश्चन वही लिया हूं। देखिए, या, रा, ला, वा व्यंजन को क्या कहते हैं। ठीक, या, रा, ला, वा व्यंजन को क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं, या फिर ऊष्म व्यंजन कहते हैं, या फिर अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर आप कमेंट में दीजिए। देखिए, मैंने आपको बताया कि ऊष्म व्यंजन होता है, अंतस्थ व्यंजन होता है। मैंने ऊष्म व्यंजन में बताया कि शा, ख, शा, हा, ये हमारे आते हैं ऊष्म व्यंजन में। लेकिन जब अंतस्थ व्यंजन की बात करेंगे, अंतस्थ व्यंजन की, तो हमारा इसमें अंतस्थ मतलब होता है अंदर की तरफ सांस आता है। ठीक, इस व्यंजन को बोलने में हमें अंदर की तरफ सांस आएगा। तो देखिए, अब आप बोलिए या, रा, ला, वा। तो देखिए, अगर बोल रहे हैं जैसे बोलिए या बोल रहे हैं तो आपकी जो सांस है वो अंदर की तरफ जा रही है। तो ये हमारा अंतस्थ व्यंजन मतलब होता है अंदर की तरफ। इसके लिए इसका या, रा, लावा का नाम अंतस्थ व्यंजन पड़ा। ये ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे अंतस्थ व्यंजन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जब भी ऊष्म व्यंजन की बात करेंगे तो यहाँ पे शा, ख, शा, हा हो जाएगा। और स्पर्श व्यंजन की बात करेंगे तो का से लेके मा तक जितने भी आएंगे उसको हम स्पर्श व्यंजन की कैटेगरी में रखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। और क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने यहाँ पे है। ये क्वेश्चन हमारा संधि से है और आप बताइए कि सदैव में कौन सी संधि है। सदैव में कौन सी संधि है? वृद्धि संधि है, गुण संधि है, यड़ संधि है, या ऑप्शन डी व्यंजन संधि है। कमेंट करिए फटाफट आप। चलिए देखिए, मैंने आपको बताया था वृद्धि संधि किसे कहते हैं। सबसे पहले बात करेंगे गुण संधि किसे कहते हैं। गुण संधि में होता है कि एक एक मात्रा रहेगा। ठीक, इसमें आता है ए, ओ और अर आता है। ये पहचानने का तरीका है कि किसी भी शब्द के बीच में अगर ए, ओ, अर ये देखने को अगर मिलेगा तो आपका वो गुण संधि हो जाएगा। यड़ संधि की बात करेंगे तो यड़ संधि में क्या होता है? बीच में कोई या आ जाएगा, या रा आ जाएगा, या फिर ला आ जाएगा, या फिर वा आ जाएगा। इसके साथ अगर कोई अधूरा शब्द देखने को मिलता है, या रा वा के साथ, या रा वा ला के साथ अगर कोई अधूरा शब्द देखने को मिलता है तो आपका वहां पे यड़ संधि हो जाता है। इसके साथ मैं आपको बताऊं वृद्धि संधि किसे कहते हैं।
बात करेंगे वृद्धि संधि की, तो वृद्धि संधि में बीच में एक मात्रा नहीं आएंगे, दो मात्रा आएंगे। ठीक, एक मात्रा कभी नहीं आएगा, इसमें दो दो डबल डबल मात्रा आएंगे, या फिर आय आएगा या फिर औ आएगा। ठीक, उसको हम वृद्धि संधि कहते हैं। वृद्धि मतलब क्या होता है? बढ़ना। तो इसमें एक एक मात्रा वृद्धि संधि में बढ़ जाता है, ये इसकी ट्रिक है। और इसकी यही ट्रिक है कि शब्दों के बीच में अगर डबल मात्रा आपको कहीं देखने को मिल जाता है तो वहां पर हमारा वो वृद्धि संधि हो जाएगा। अब हम बात करेंगे सदैव की। सदैव में देखिए, सदैव के ऊपर क्या है? ये डबल मात्रा है कि नहीं है? जब कहीं भी मैंने ट्रिक क्या बताया कि अगर शब्दों के बीच में आपको डबल मात्रा ऊपर की तरफ देखने को मिलता है तो वहां पे हमारा क्या हो जाएगा? वो हमारा वृद्धि संधि हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको संधि का ये टॉपिक समझ में आया होगा। और इसके साथ क्वेश्चन नंबर 4 हम आगे बढ़ते हैं। चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। तो इसमें बताइए चौराहा में समास कौन सा है? मैंने सारे के सारे टॉपिक आपको यहां पे कवर किया हुआ है। ये अब आ का संधि हो गया, अब समास का क्वेश्चन यहां पे आ गया है आपके सामने। तो आप अभी साहित्य का भी क्वेश्चन मैं इसमें लिया हूं, तो प्लीज आप अच्छे से देखिए और अपनी तैयारी अच्छे से करिए और एंजॉय करिए सिर्फ टेस्ट को। आप देखिए चौराहा में समास कौन सा है? क्या इसमें द्वंद्व समास है, या इसमें द्विगु समास है, या फिर तत्पुरुष समास है, या फिर कर्मधारय समास है? बताइए। अब मैं एक एक चीज को यहाँ पे एक्सप्लेन करते चलूंगा। द्वंद्व समास में क्या होता है कि बीच में संयोजक चिन्ह लगता है और जो शब्द इसमें रहेंगे, दो शब्द रहेंगे और दोनों विलोम रहेंगे, एक दूसरे के यहाँ पे विलोम रहेंगे, उल्टा रहेंगे। ये द्वंद्व समास की पहचान है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे आपके माइंड में ये जाता रहेगा। आप 10 दिन मेरे साथ प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको हिंदी में बहुत ज्यादा चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। जब भी द्विगु समास की बात करेंगे तो इसमें क्या होता है कि जो पहला शब्द हमारा होता है वो हमारा संख्यावाची होता है। पहला शब्द हमारा संख्यावाची होता है द्विगु समास में। ठीक, और तत्पुरुष समास की जब भी बात करेंगे तो इसमें कारक का लोप होता है। इसमें कारक का लोप होगा, जैसे इसमें कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, इसमें के आएगा, के लिए आएगा, से आएगा, ये सारी चीजें आएंगे। यानी जो कारक में आते हैं जितने शब्द वो बीच में आएंगे इस शब्द को तोड़ने पर, तो वो तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक, कर्मधारय, कर्मधारय की जब भी बात करेंगे तो यहां पे ये विशेषता बताता है। जैसे पीतांबर, पीला है जिसका अंबर। अब उसका अंबर कैसा है? पीला है। पीला क्या है उसकी? पीला उसकी विशेषता है। अब उसकी विशेषता ये बता रहा है तो वो कर्मधारय हो जाएगा। कर्मधारय में विशेषता बतलाते हैं। अब देखिए इसको पहचानने का तरीका क्या है कि चौराहा को कैसा पहचाने कि इसमें कौन सा समास है। चौराहा को इसको तोड़ लीजिए। चौराहा को जब भी तोड़ेंगे तो इसमें क्या रहेगा? 4 प्लस राहा, 4 प्लस राह यानी 4 राह। अब पहला हमारा जो शब्द आया ये क्या है? हमारा 4 हमारा क्या है? एक संख्यावाची है। 4 हमारा एक संख्यावाची है। अब जब ये संख्यावाची है तो मैंने किसमें बताया कि पहला पद संख्यावाची होगा तो हमारा वो द्विगु समास हो जाएगा। ये चीज मैंने आपको क्लियर अभी किया। द्वंद्व समास होगा तो उसमें संयोजक आएगा और विलोम आएगा। तत्पुरुष होगा तो उसमें कारक का लोप होगा। कर्मधारय में विशेषता बतलाई जाती है और द्विगु में पहला शब्द हमारा संख्यावाची होता है। तो चौराहा को जब हम इसका तोड़ेंगे, समास विग्रह करेंगे तो इसको चौराहा को 4 प्लस राह, तो पहला शब्द हमारा 4 आया। 4 हमारा क्या है? एक संख्यावाची है। और जहां कहीं भी संख्यावाची होगा तो हमारा वो द्विगु समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए आपसे एक ये न्यू क्वेश्चन है, आपके सामने आ सकता है इसलिए मैं इसको रखा हूं कि फैजाबाद जनपद में बोली जाने वाली बोली क्या है। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो यूपी के खासकर हैं उनसे पूछा जा सकता है कि फैजाबाद जनपद में कौन सी बोली बोली जाती है। क्या यहां पे खड़ी बोली बोली जाती है, या ब्रज भाषा, या बघेली, या फिर अवधी? चलिए आंसर दीजिए कमेंट में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, जो फैजाबाद जिला हमारा है वहां पे क्या बोला जाता है? अवधी बोली जाती है। ठीक, इसका आप कमेंट जरूर करते रहिएगा, क्योंकि जैसे जैसे आप कमेंट करेंगे तो आपका ये आंसर आपको लर्न होता चले जाएगा, आपके जहन में बैठते चले जाएगा। तो फैजाबाद जनपद में अवधी भाषा बोली जाती है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं और देखिए ये क्या कहता है। उसका लड़का ईमानदार है में विशेषण बताइए। देखिए सारे के सारे टॉपिक मैंने यहाँ पे कवर किया है। अब यहाँ से क्वेश्चन आपका विशेषण से पूछा गया है। अब बताइए उसका लड़का ईमानदार है में विशेषण क्या है। तो लड़का या फिर उसका या फिर ईमानदार या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं है। इसमें बताइए विशेषण क्या है। चलिए सबसे पहले हम इसमें जानते हैं कि विशेषण किसे कहते हैं। तो संज्ञा या सर्वनाम की जो संज्ञा हो गया या फिर सर्वनाम की जो भी शब्द उसकी विशेषता बताएगा। क्या बताएगा? उसकी विशेषता बताएगा, उसके गुण बताएंगे, उसकी क्वालिटी बताएगा, तो उसको क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। इतनी चीजें आपको समझ में आई होंगी। ठीक, इसके साथ आप आगे बढ़ते हैं। देखिए उसका लड़का ईमानदार है। उसका लड़का कैसा है? उसके गुण क्या है? ईमानदार है। कौन से गुण है?
ईमानदार है, तो ये हमारा क्या हो गया, उसका लड़का यानी नाउन है, और ईमानदार उसका क्या हो गया, विशेषण हो गया, उसकी विशेषता है, ईमानदारी उसकी विशेषता है। तो यहां पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ईमानदार। ईमानदार क्या हो जाएगा, एक विशेषण है। ठीक, उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ में आया होगा। और इसके साथ क्वेश्चन नंबर 7 पे आगे बढ़ते हैं। देखिए, चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, वाक्य में विशेषण क्या है। चलिए विशेषण से एक और क्वेश्चन आप ले लीजिए कि चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, वाक्य में विशेषण क्या है। क्या विद्यार्थी होगा, या प्रश्न होगा, या पूछो होगा, या फिर चतुर होगा। चलिए, अभी मैंने बताया था किसी भी संज्ञा की अगर या फिर सर्वनाम की विशेषता जो शब्द बताता है उसको हम विशेषण कहते हैं। तो चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, वो जो विद्यार्थी वो कैसा है, चतुर है ना। ऐसे आप खुद से क्वेश्चन करके इसका आंसर दे सकते हैं कि विद्यार्थी हमारा क्या है, चतुर है। तो चतुर इसकी क्या हो गई, विशेषता हो गई, और इसी विशेषता को क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। तो हमारा देखिए चतुर ऑप्शन नंबर डी आपका ये सही हो जाएगा। ठीक, विद्यार्थी तो हमारा यहां पर संज्ञा हो जाएगा, और चतुर हमारा जो है वो विशेषण हो जाएगा। इसके साथ आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। देखिए, अब बात करेंगे महर्षि शब्द में संधि कौन सी है। महर्षि शब्द में संधि कौन सी है। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि दीर्घ संधि क्या है, गुण संधि क्या है, वृद्धि संधि क्या है, यड़ संधि क्या है। पहले आप इसका आंसर दीजिए, फिर मैं आपको डिटेल से बताता हूं। देखिए, दीर्घ संधि में मैंने बताया था, दीर्घ मतलब होता है बड़ा, इसमें हमेशा बड़ा की मात्रा लगेगा, बड़ा आ आएगा, बड़ी ई आएगी, या फिर बड़ा ऊ आएगा। ठीक, गुण संधि में क्या होता है, इसमें ए आएगा, या फिर ओ आएगा, या फिर अर आएगा। ठीक, ए ओ अर यही चीज आ सकता है। इसमें गुण संधि में शब्दों के बीच में ए आएगा, या फिर ओ आएगा, या फिर अर आएगा। चलिए इसके साथ अब बात करेंगे वृद्धि संधि की। वृद्धि संधि में क्या होता है कि इसमें ऊपर डबल मात्रा लगते हैं। क्या लगते हैं, ऊपर डबल मात्रा लगते हैं। ऐ औ आर आता है, ऐ औ आर आता है यहां पे जब भी वृद्धि संधि की बात करेंगे। यड़ संधि की बात करेंगे तो यड़ संधि में हमारा क्या होता है, या वा रा ला, इसके साथ क्या आता है, कोई अधूरा शब्द आएगा, इसके साथ कोई अधूरा शब्द आएगा। अभी एक एक एग्जांपल से मैं क्लियर करा दूंगा। चलिए बात करते हैं अब कि महर्षि शब्द हमारा क्या है, कौन सी संधि है। तो महर्षि शब्द को तोड़िए। महर्षि जो शब्द है कैसे लिखा है, महर्षि में बीच में आ रहा है, क्या आ रहा है, अर आ रहा है, अरसी आ रहा है ना, लास्ट में अरसी आ रहा है, तो इसमें हमारा क्या आया, अर आया। महर्षि में अर आया कि नहीं आया, महर अर, तो महर्षि में अर आ रहा है। ऐसे आपको तोड़ के देखना है, जहां कहीं भी मैंने बताया अर आएगा। ए ओ अर किस में आता है, तो हमारा ये गुण संधि में आता है। आपको ये ट्रिक याद रखना है। आप एक काम करिएगा, ऐसे सारे के सारे संधि सामने लिख लीजिए, और उसके सामने उसकी ट्रिक लिख के आप एक दिन याद कर लीजिए। उसके बाद से आपका एक भी क्वेश्चन फंसने वाला नहीं है। यही महर्षि में हमारा क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा हमारा, गुण संधि यहां पे हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे क्वेश्चन नंबर 8 फिर से रिपीट हो गया है। चलिए कोई बात नहीं, आपको 26 क्वेश्चन आज देखने को मिलेंगे। अग्नि को नहीं कहते हैं, अग्नि को नहीं कहते हैं, ये 4 शब्द दिए हैं, इसमें से बताइए कि अग्नि को क्या नहीं कहते हैं। क्या वायु सखा नहीं कहते हैं, दहन नहीं कहते हैं, भानु नहीं कहते हैं, या फिर कृषाणु नहीं कहते हैं। तो मैं बताऊं कि जो अग्नि है इसमें वायु सखा को अग्नि कहते हैं, अग्नि को वायु सखा कहते हैं, अग्नि को दहन भी कहते हैं, अग्नि को कृषाणु भी कहते हैं। लेकिन जो हमारा शब्द भानु है ना, ये हम अग्नि को नहीं कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा भानु सही हो जाएगा। यहां से आपको पर्यायवाची के क्वेश्चन ये थे, आपको ये पर्यायवाची याद करने पड़ेंगे, इसका कोई रास्ता नहीं है, इसका कोई ट्रिक नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे बढ़ते हैं। किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, बताइए कि इसमें से चारों ऑप्शन में से कौन सा जो शब्द है उसकी वर्तनी अशुद्ध है, यानी वो सही ढंग से लिखा नहीं है, गलत कौन सा लिखा है। लंगड़, या भुजक्कड़, या फिर कोंकण, या फिर भुक्खड़, इन चारों में से कौन सा शब्द नहीं सही लिखा है, आंसर कीजिए। चलिए देखिए, हमारा ऑप्शन नंबर 1 है लंगड़, लंगड़ हमारा सही लिखा हुआ है। हमारा ऑप्शन नंबर बी है भुजक्कड़, भुजक्कड़ भी हमारा एकदम सही लिखा है। ऑप्शन नंबर सी कोंकण भी ऐसा ही लिखा जाता है। लेकिन जो हमारा भुक्कड़ लिखा है, भुक्कड़ ऐसा नहीं लिखा जाता है। भुक्कड़ लिखा जाता है आधा का रहेगा, उसके बाद खा रहेगा, उसके बाद ड़ा रहेगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये भुक्कड़ इस प्रकार लिखा जाता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ में आएगा। और इसके साथ आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हमारा आ गया उपसर्ग से क्वेश्चन। उपसर्ग और प्रत्यय को भी मैंने यहां पे शामिल किया हुआ है।
तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है कि संरक्षण में उपसर्ग कौन सा है, या सम है या फिर सन है या फिर सन है या फिर रक्षण है। अब इसमें से बताइए कि उपसर्ग इसमें कौन सा है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि उपसर्ग किसे कहते हैं। तो किसी भी शब्द के जो आगे लगता है, किसी भी शब्द के जो आगे लगता है उसको हम क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग हमेशा आगे लगेगा और प्रत्यय की जब भी बात करेंगे तो वो हमेशा पीछे लगता है। ठीक, शब्दों को तोड़ेंगे तो एक उपसर्ग निकलेगा और एक प्रत्यय निकलेगा। तो जो आगे की तरफ टूटेगा उसको हम उपसर्ग कहते हैं, पीछे की जो तरफ टूटेगा उसको हम प्रत्यय कहते हैं। तो आपको बताना कि संरक्षण में उपसर्ग कौन सा है। इसमें देखिए, संरक्षण को सबसे पहले आप तोड़िए। जब इसकी संधि विच्छेद करेंगे तो टूटेगा सम धन रक्षण। क्या टूटेगा, सम धन रक्षण टूटेगा, ऐसे ये टूटेगा। अब देखिए इसमें पहला शब्द क्या, आगे क्या आ रहा है, आगे हमारा सम आ रहा है। तो ये हमारा सम क्या हो गया, ये हमारा उपसर्ग हो गया। हमें उपसर्ग देखना है तो हम आगे देखेंगे। अगर हमें कहता प्रत्यय देखने के लिए तो हम पीछे देखते, लेकिन हमें क्या कहा है, उपसर्ग देखने के लिए। उपसर्ग हमारा आगे लगता है तो हमारा आगे क्या आया, सम। सम धन रक्षण, ये होता है संधि विच्छेद। तो हमारा ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सम, सम हमारा क्या है, ये हमारा उपसर्ग है। किसके लिए, संरक्षण के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने आया है। बताइए कि श्री रामचरितमानस किसकी रचना, ये साहित्य का क्वेश्चन है। बताइए सूरदास की रचना है, तुलसीदास की है, कबीरदास की है या फिर सुमित्रा नंदन पंत की है। जल्दी से आप इसका कमेंट करके आंसर हमें बताइए। देखिए इसका हमारा आंसर हो जाएगा तुलसीदास। तुलसीदास हमारा इसका आंसर हो जाएगा। किसका, जब भी बात करेंगे श्री रामचरितमानस, तो श्री रामचरितमानस को किसने लिखा है, तो हम जब भी बात करेंगे श्री रामचरितमानस की तो हमारा एक ही नाम है, वो तुलसीदास। तुलसीदास ने श्री रामचरितमानस को लिखा है, ये चीज आपको नोट डाउन कर लेना है। चलिए इसके साथ आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे कि बीजक किसकी रचना है। बीजक जो है हमारी वो किसकी रचना है, इसकी हम बात करेंगे। क्या यह मलिक मोहम्मद जायसी साहब की है या फिर कबीरदास की है या फिर नाभादास की है या फिर केशवदास की है। चलिए जब भी बीजक की बात करेंगे तो बीजक जो हमारा है वो कबीरदास की रचना है। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब बीजक तो है ही, इसके साथ इनका एक और है साखी, बहुत ही फेमस है, साखी हो गया। इसके साथ ही सबद भी हो गया, साखी सबद ये भी हो गया, और एक आता है रामायणी। ये कबीरदास के इतने सारे आपकी रचना है, इसको आपको याद रख लेना है। कबीरदास की बीजक तो है ही है, उसके साथ साथ साखी भी है, सबद भी है और रामायणी भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ और क्वेश्चन नंबर 13 पे पहुंचते हैं। प्रेम वाटिका किसकी रचना है। जो हमारा प्रेम वाटिका है ये किसकी रचना है, आप इसका आंसर जल्दी से दीजिए हमें। क्या श्रीधर पाठक की है या मीराबाई की है या फिर भिखारी दास की है या फिर आपका रस खान का है। जल्दी से आप इसका आंसर हमें बताइए। चलिए एक एक का मैं आपको बताते चलूं कि जो प्रेम वाटिका हमारा है, उससे पहले मैं आपको श्रीधर पाठक की एक बताऊंगा कि कश्मीर सुषमा ये किनकी है, ये तो श्रीधर पाठक की हो गई। जब भी मीराबाई की बात करेंगे तो मीराबाई ने लिखा है गीत गोविंद की टीका। मीराबाई ने लिखा है गीत गोविंद की टीका, ये इनकी रचना है, गीत गोविंद की टीका इन्होंने लिखा है। इसके साथ साथ इन्होंने नरसिंह जी का मायरा भी लिखा हुआ है और इसके साथ साथ राग गोविंद भी मीराबाई ने लिखा है। फिर हम आ जाते हैं भिखारी दास। भिखारी दास ने क्या क्या लिखा है, तो भिखारी दास ने काव्य निर्णय लिखा है, काव्य निर्णय लिखा है, किसने, भिखारी दास ने लिखा है। इसके साथ साथ श्रृंगार निर्णय भी लिखा है। क्या लिखा है, श्रृंगार निर्णय भी इन्होंने ही लिखा है। ठीक, इसके साथ साथ रस सारांश अगर कोई लिखा है तो वो भिखारी दास है। रस सारांश को किसने लिखा है, तो रस सारांश को भी भिखारी दास ने लिखा है। ठीक, इसके साथ मैं बताऊं कि जो प्रेम वाटिका है ना, प्रेम वाटिका के साथ ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि प्रेम वाटिका को रस खान ने लिखा है। प्रेम वाटिका को किसने लिखा है, तो रस खान ने लिखा है। और इनका एक और फेमस रचना है वो है सुजान रस खान, ये तो नाम से ही आप इसको याद रख सकते हैं। सुजान रस खान को
रसखान ने लिखा है, और हमारा एक इनका है प्रेम वाटिका। प्रेम वाटिका किसने लिखा है? तो ये रसखान ने लिखा है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। और इसके साथ अब हम क्वेश्चन नंबर 14 पे पहुंच गए। तो बताइए कि साहित्य सार किसकी रचना है? साहित्य सार किसकी रचना है? आप इसका आंसर दीजिए। चलिए बात करते हैं हम कि साहित्य सार किसकी रचना है। तो साहित्य सार, इसमें ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, मतीराम। मतीराम ने साहित्य सार को लिखा है। मतीराम ने ललित ललाम को भी लिखा है। मतीराम ने ललित ललाम को भी लिखा है। और मतीराम एक अपने नाम से भी एक इन्होंने लिखा है रचना, उसका नाम है मतीराम। ठीक, ये तो नाम से ही याद कर सकते हैं। इनका सतसई हो गया, अलंकार हो गया, ये सारे के सारे किसने लिखे हैं? तो मतीराम ने लिखे हैं। अब बात करेंगे भारतेंद्र हरिश्चंद्र की। भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने भी लिखा है कि अंधेर नगरी, इन्होंने लिखा है, इन्हीं का है अंधेर नगरी किसकी रचना है? तो ये भारतेंद्र हरिश्चंद्र की है। दूरदशा किसकी रचना है? तो दूरदशा भी भारतेंद्र हरिश्चंद्र की ही है। ठीक, मतीराम का मैंने अभी आपको आगे बताया है कि साहित्य सार इन्हीं की रचना है, और इसके साथ साथ अलंकार भी इन्हीं की रचना है। फिर सेनापति की अगर बात करेंगे तो ये कवित्त रत्नाकार है। कवित्त रत्नाकार ये किसकी है? ये रचना सेनापति जी की है। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। मतीराम ने क्या लिखा है? साहित्य सार को इन्होंने ही लिखा है। इसके साथ आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 15 पे बढ़ते हैं। इसका आंसर दीजिए कि निम्न में से यौगिक शब्द को पहचानिए। योग रूढ़, यौगिक और रूढ़ शब्द, ये सारे के सारे मैंने यहां पे कवर किया हुआ है। अब बताइए दशानन, पुस्तक, विद्यालय या घर में से इसमें से यौगिक शब्द कौन सा है? अब यौगिक शब्द को आपको बताने से पहले आपको जानना पड़ेगा कि यौगिक शब्द किसे कहते हैं। तो जब भी बात करेंगे हम यौगिक शब्द की, तो यौगिक शब्द वे होते हैं जिनका संधि विच्छेद हो जाए। जिनका संधि विच्छेद हो जाए उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम यौगिक शब्द कहते हैं। अब देखिए दशानन का, आप देखिए दशानन क्या है? ये तो आपका योगरूढ़ शब्द हो जाएगा। दशानन जो आपका है योगरूढ़ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये तीसरा अर्थ दे रहा है। दशानन मतलब क्या होता है? रावण होता है। तो ये कोई तीसरा अर्थ दे रहा है। तो तीसरा अर्थ जो देता है वो हमारा बहुब्रीहि समास में आएगा, या फिर उसको योगरूढ़ कहते हैं। अब पुस्तक को आप तोड़िए, क्या पुस्तक को तोड़ सकते हैं? नहीं तोड़ सकते हैं। घर को तोड़ सकते हैं? नहीं तोड़ सकते हैं। घा प्लस रा, ये तो कोई संधि विच्छेद ही नहीं हुआ। पुस्तक को ऐसे नहीं तोड़ा जा सकता है। लेकिन अगर विद्यालय की बात करेंगे तो विद्यालय का संधि विच्छेद हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? देखिए विद्या धन आलय, तो विद्यालय हमारा क्या हो गया? ए टूट गया। अब ये जब टूटा तो इसका संधि विच्छेद हुआ, और जिस भी शब्द का संधि विच्छेद होगा तो वो हमारा यौगिक शब्द में आता है। इतनी चीजें आपको ध्यान में रखना है। यौगिक की बात करेंगे तो वहां पे उसका संधि विच्छेद होगा। रूढ़ शब्द की बात करेंगे तो वहां पे उसका संधि विच्छेद नहीं होगा। रूढ़ शब्द में संधि विच्छेद नहीं होता है। और जब भी योगरूढ़ की बात करेंगे तो उसमें क्या होता है कि इसमें पर्यायवाची शब्द टाइप के आते हैं, या फिर कोई तीसरा अर्थ देता है। किसमें? जब भी बात करेंगे हम योगरूढ़ की। ठीक, योगरूढ़ में ये मैं बता रहा था। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 16 यहां पे देखते हैं कि अध्यापक द्वारा हिंदी पढ़ाई जा रही है में कौन सा वाच्य है? अध्यापक द्वारा हिंदी पढ़ाई जा रही है में कौन सा वाच्य? इसका बताइए, क्या भाववाच्य है, या फिर कृतवाच्य है, या फिर कर्मवाच्य है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए और बताइए। चलिए सबसे पहले मैं आपको बताऊं वाच्य के बारे में कुछ चीजें बताता हूं कि वाच्य जो हमारा है ये 3 प्रकार के होते हैं। एक हमारा होता है कृतवाच्य, दूसरा हमारा होता है कर्मवाच्य, और तीसरा हमारा होता है भाववाच्य। ये 3 प्रकार के हमारे वाच्य होते हैं। अब देखिए कि भाववाच्य को पहचानने का क्या तरीका है, इसको मैं ट्रिक के हिसाब से बताऊंगा। आज के बाद आप कोई भी वाच्य आपके सामने आता है तो आपको उसको भूलेंगे नहीं। चलिए बात करते हैं। हमारा सबसे पहले हमारा ऑप्शन दिया हुआ है भाववाच्य। भाववाच्य में होता क्या है? तो भाववाच्य में सेंटेंस के बीच में आपको नहीं देखने को मिलेगा, यानी निगेटिव शब्द यहां पे देखने को मिलेंगे, तो वहां पे हमारा भाववाच्य हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही कृतवाच्य की जब भी बात करेंगे तो कृतवाच्य में क्या होगा कि वो कर्ता पर प्रभाव पड़ेगा। कर्ता पर प्रभाव पड़ेगा तो वो शब्द हमारा क्या हो जाएगा? वो हमारे सेंटेंस क्या हो जाएंगे? वो हमारे कृतवाच्य हो जाएंगे। और जब भी हम कर्मवाच्य की बात करेंगे, किसकी? कर्मवाच्य की बात करेंगे, तो कर्मवाच्य में क्या होता है? इसमें या तो बीच क्या कहते हैं वाक्यों के बीच में से आ जाएगा,
या फिर यहाँ पे द्वारा आ जाएगा। ठीक, इतनी चीजें आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो कर्मवाच में या फिर से आएगा और या फिर द्वारा आएगा। अगर इन दोनों में से कुछ देखने को मिल जाता है तो हमारा कर्मवाच हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इसकी ट्रिक लिख लिए होंगे और अच्छे से इसकी आप तैयारी करिए। ठीक, आप जितने भी मैं ट्रिक बता रहा हूं एक ट्रिक वाला शॉर्ट नोट बनाइए, उसमें आप सारे के सारे ट्रिक लिखिए और लिखिए कि आप 10 दिन मेरे साथ प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको वैसे आपके जहन में बैठ जाएगा, आपके दिमाग में आ जाएगा। तो देखिए, अध्यापक द्वारा हिंदी पढ़ाई जा रही है, तो इसमें हमारा एक शब्द आ रहा है द्वारा। आया कि नहीं आया, ऐसे ही पकड़ने का तरीका है कि इसमें बताइए कौन सा वाच्य है। अध्यापक द्वारा हिंदी पढ़ाई जा रही, इसमें हमारा एक शब्द आया द्वारा। अब मैंने बताया कि द्वारा आ जाए या फिर से आ जाए। अगर इन दोनों में से कोई आता है तो वहां पे हमारा क्या हो जाएगा, कर्मवाच हो जाएगा। कर्मवाच का यही मैंने बताया। भाववाच में क्या आएगा, यहां पे बीच में नहीं आ जाएगा, लेकिन कर्मवाच में से या फिर द्वारा अगर शब्दों के बीच में आ रहा है तो वहां पे कर्मवाच आ जाएगा। अब देखिए, अध्यापक द्वारा हिंदी पढ़ाई जा रही है तो यहाँ पे क्या हो गया, द्वारा आ गया तो हमारा कर्मवाच हो गया। अगर द्वारा की जगह अध्यापक हिंदी नहीं पढ़ा रहा है, नहीं आ जाता तो हमारा भाववाच हो जाता, लेकिन यहाँ पे द्वारा है इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा, कर्मवाच। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर 17 लेते हैं। देखिए, निम्न में से अल्प विराम चिन्ह कौन सा है। ये सारे के सारे अल्प विराम है। ठीक, और इसके आप नाम बताइए कि इसमें से अल्प विराम कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी में से अल्प विराम कौन सा है, कमेंट करिए आप। दोस्तों यहाँ पे अगर कोई नया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे रोज शाम को 7 बजे आपको क्लास देखने को मिलेगी हिंदी की प्रैक्टिस। डेली की डेली मैं हिंदी का प्रैक्टिस लेके आऊंगा और इसके साथ साथ बीएड वाले अगर हैं तो उनके लिए मैं प्रैक्टिस सेट लेके आ रहा हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बहुत जल्द। अगर आपको हिंदी अच्छे से पढ़ना है तो प्लीज शाम को 7 बजे आप हमसे जुड़ सकते हैं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए क्योंकि आपको नोटिफिकेशन जरूर मिलता रहे। चलिए मैं आपको बात करूंगा आपकी अल्प विराम चिन्ह कौन से हैं निम्नलिखित में से। चलिए एक एक चिन्ह की यहां पे बात करते हैं। इसको क्या कहते हैं, जो इस प्रकार ऐसे बना होता है इसको क्या कहते हैं। तो इस चिन्ह को हम अर्धविराम कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्धविराम कहते हैं इस चिन्ह को। और जब इस बात की करेंगे इस वाले चिन्ह को, तो इस वाले चिन्ह को हम अल्प विराम कहते हैं। क्या कहते हैं, अल्प विराम कहते हैं। लेकिन उसके साथ अगर कहीं पे ऐसे 2 इन्वर्टेड कॉमा लग गया, इसको क्या कहते हैं, तो इसको हम कहेंगे पुनरुक्ति सूचक। क्या कहेंगे, पुनरुक्ति सूचक। ठीक, और इसके बाद हमारा जो ये चिन्ह है, ये हमारा जो चिन्ह है जैसे ये ऐसे बना है तो इसको क्या कहते हैं बताइए आप लोग। इसको हम विवरण चिन्ह कहते हैं। विवरण चिन्ह ये हमारा हो जाएगा। तो ऑप्शन में आपसे पूछा कि अल्प विराम चिन्ह कौन सा है, अल्प विराम चिन्ह हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जो हम ऐसे एक कॉमा लगाते हैं, सिंगल वाला जो कॉमा लगाते हैं उसी को हम हिंदी में क्या कहते हैं, अल्प विराम कहते हैं। हिंदी में टोटल आपके 20 विराम चिन्ह है जिसको कामता प्रसाद ने दिया है। यह क्वेश्चन आपका आया हुआ है, नोट कर लीजिएगा कि कामता प्रसाद ने हमें विराम चिन्हों के बारे में बताया और इन्होंने 20 विराम चिन्ह माने हैं। चलिए इसके साथ आगे बढ़ते हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 18 पे हम पहुंच गए हैं। बताएं निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। क्या जूता या फिर मंगलवार या फिर सजावट या फिर पानी, इनमें से आप बताइए कि इनमें से आपका स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। इसको चलिए आंसर मैं बताता हूं। इसको मैं ट्रिक के हिसाब से बताऊंगा कि किसी भी शब्द को आप पहचानेंगे कि स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग है। तो अगर कोई स्त्रीलिंग है, कोई भी शब्द आपका अगर स्त्रीलिंग है तो उसमें क्या होगा कि वो फीमेल की वॉइस निकालेगी, फीमेल की वॉइस निकालेगी। अगर आपका कोई शब्द पुल्लिंग है तो वो क्या होगा, वो मेल का वॉइस निकालेगा। अब देख लीजिए कैसे, यहां पे आपको एक मैं टेस्टर दे रहा हूं, एक प्रकार का टेस्टर दे रहा हूं कि आप एक एक शब्द पे रखेंगे उस टेस्टर को और आपको वो खुद ही बताएगा कि वो स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग है। देखिए आप इसमें एक विशेषण जोड़िए, जो शब्द है उसमें एक विशेषण जोड़िए। देखिए जैसे अच्छा है, अच्छी है, ये तमाम प्रकार के विशेषण जोड़िए, जिस पे जो बैठ रहा है वो बताइए। जूता, अब देखिए जूता बड़ा है, अगर हम कहेंगे जूता बड़ा है तो जूता जो बड़ा है यही शब्द इसके साथ बैठेगा। या फिर बता देंगे कि जूता बड़ी है, जूता बड़ी हो तो गलत हो जाएगा। तो जूता बड़ा है, ये क्या कर रहा है, मेल का वॉइस निकाल रहा है। तो जहां पे मेल की वॉइस निकलेगी वहां पे हमारा क्या हो जाएगा, वहां पे हमारा पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक, इसके साथ मंगलवार को चेक करिए। मंगलवार किसी भी सेंटेंस के साथ इसको मिलाइए आप। आज मंगलवार का दिन है, तो आज मंगलवार का दिन, ये भी पुल्लिंग शब्द है क्योंकि ये पुल्लिंग वॉइस निकाल रहा है, मेल वॉइस निकाल रहा है। ऐसे पानी, पानी बहुत अच्छा है या फिर पानी बहुत अच्छी है, अच्छी हो जाता तो वहां पे हमारा क्या हो जाता,
हमारा वहां अच्छी अगर होता तो स्त्रीलिंग हो जाता, लेकिन पानी बहुत अच्छा है तो ये हमारा पुल्लिंग हो जाएगा। जूता, मंगलवार और पानी हमारा पुल्लिंग है। अब आप आंसर भी जान गए होंगे, सजावट। सजावट आपका ये आंसर हो जाए। ये एलिमिनेट करने का तरीका था कि ऑप्शन को एलिमिनेट करके आंसर जान सकते हैं, लेकिन देखिए सजावट जो है, अब देखिए घर की सजावट अच्छी है, यही तो कहते हैं घर की सजावट अच्छी है। तो सजावट में क्या आ रहा है, ये फीमेल की वॉइस निकाल रहा है, घर की सजावट अच्छी है। ये कोई नहीं कहता कि घर का सजावट अच्छा है, जो शुद्ध शब्द है वो घर की सजावट अच्छी है। अगर फीमेल वॉइस यहां पे निकाल रहा है तो वो हमारा स्त्रीलिंग हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज के बाद से आपका लिंग से क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 19 पे पहुंच गए हम लोग। पाप पुण्य में कौन सा समास है? आप इसका आंसर दीजिए। पाप पुण्य में कौन सा समास है? क्या बहुब्रीहि समास है, या कर्मधारय समास है, या द्वंद्व समास है, या फिर द्विगु समास है? आगे बढ़ते हैं और मैं आपको इसका आंसर मैं बताने जा रहा हूं। मैं एक एक करके ये चारे के चारों मैं आपको समास जो है वो एक्सप्लेन करने जा रहा हूं ट्रिक के माध्यम से। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे अगर हम बहुब्रीहि समास की, तो बहुब्रीहि समास में क्या होता है, इसमें तीसरा पद प्रधान होता है, इसमें तीसरा पद प्रधान होता है। ठीक, कर्मधारय की बात करेंगे तो इसमें क्या होता है, इसमें विशेषता बताता है, इसमें विशेषता बताता है। द्वंद्व समास की बात करेंगे तो इसमें संयोजक चिन्ह आएगा और दो शब्द आएंगे और दोनों शब्द क्या रहेंगे, विलोम रहेंगे। ये इसका ट्रिक है पहचानने का। द्विगु समास में क्या रहेगा, पहला जो हमारा शब्द रहेगा वो हमारा संख्यावाची रहेगा। तो देखिए पाप पुण्य क्या है, पाप लिखा है और संयोजक चिन्ह लिखा है, उसके बाद क्या है, पुण्य लिखा है। पाप और पुण्य विलोम है कि नहीं है, बताइए आप लोग। पाप और पुण्य शब्द विलोम है और इसके साथ साथ आपका क्या लगा है, योजक चिन्ह भी लगा है। तो जहां कहीं भी आपको विलोम शब्द देखने को मिल जाए और उसके साथ साथ आपका संयोजक चिन्ह लगा हुआ हो तो हमारा वो क्या हो जाएगा, वो हमारा द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक, उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आया होगा और इसके साथ हम आगे बढ़ जाते हैं। देखिए एक और समास से क्वेश्चन है कि दशानन में कौन सा समास है, इसका आंसर आप लोग दीजिए। क्या द्वंद्व समास है, या तत्पुरुष समास है, या बहुब्रीहि समास है, या फिर द्विगु समास है? तो दशानन, देखिए दशानन किसे कहते हैं, दशानन हम कहते हैं रावण को, रावण को कहते हैं ना। तो दशानन हमारा कोई तीसरा अर्थ दे रहा है कि नहीं दे रहा है? जैसे हमारे जहन में आ रहा है दशानन, दशानन कोई तीसरा अर्थ दे रहा है। और मैंने बताया था कोई भी शब्द अगर तीसरा अर्थ देगा तो वो हमारा बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पे सही आंसर हो जाएगा कि दशानन हमारा बहुब्रीहि समास होगा। क्यों होगा, क्योंकि दशानन हमें एक तीसरा शब्द दे रहा है, वह तीसरा शब्द क्या है, रावण। दशानन किसको कहते हैं, रावण को कहते हैं। ये पर्यायवाची भी हो गया, दशानन का पर्यायवाची रावण हो गया। जिस शब्द के पर्यायवाची निकलता है उसको हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। कोई भी शब्द अगर तीसरा पद प्रधान है उसमें तो उसको भी बहुब्रीहि समास की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक, चलिए इसके साथ आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 21 पे आ गए हम लोग। इसके बाद 3 या 4 क्वेश्चन और आपके यहां से बचते हैं। चलिए, बच्चा पढ़ने के लिए स्कूल गया में कौन सा समास है, कौन सा कारक है? देखिए कारक का मैंने कोई क्वेश्चन नहीं लिया था, इसके वजह से मैंने लास्ट में कारक को डाला हुआ है। पढ़िए इसको अच्छे से, क्वेश्चन पहले पढ़िए कि बच्चा पढ़ने के लिए स्कूल गया में कौन सा कारक है। आपके सेंटेंस में ही आंसर दिया हुआ है, इसका आंसर बताइए। क्या करण कारक है, या संप्रदान कारक है, या पदान कारक है, या फिर अधिकरण कारक है? चलिए देखिए, आपको एक चीज मैं नोट डाउन कराया हूं, नोट्स बनवाया हूं, जो बच्चे नोट्स बनाए हैं या फिर वीडियो जाके आप देख सकते हैं। कारक की पूरी थ्योरी पढ़ाई गई है ट्रिक के माध्यम से। उसको पहचानने का तरीका क्या है कि जो कारक होता है, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपदान से अलगाव, संबंध काकी के काकी नानी ने रारी रे, अधिकरण मैं पर ऊपर, ये सारे तमाम प्रकार के हैं। तो ये कारक से क्वेश्चन आते हैं कि कर्ता ने कर्म को करण से, करण में क्या आएगा, करण से आएगा। फिर ऐसा संप्रदान से आप देखिए, संप्रदान में क्या आएगा, संप्रदान में आएगा कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए क्या आएगा, संप्रदान के लिए। ये ट्रिक है पहचानने का। ठीक, अपदान अभी आपको बताता हूं। अपदान में क्या होता है, इसमें अलगाव होता है, इसमें भी सा आता है लेकिन इसमें अलगाव होता है। अधिकरण में क्या आता है, में आएगा या फिर पर आएगा या फिर ऊपर आएगा। अगर ये सब प्रकार के शब्द बीच में आ रहे हैं तो इसके सामने जो जो चीज है वही कारक हो जाएगा। जैसे देखिए कि हम सेंटेंस लेते हैं, बच्चा पढ़ने के लिए स्कूल गया में कौन सा कारक है। तो इसमें देखिए के लिए आया कि नहीं आया, के लिए आया।
अब ये के लिए मैंने किसमें बताया है, संप्रदान के लिए, कर्ता ने कर्म को करड़ से संप्रदान के लिए, ठीक, संप्रदान के लिए। अब संप्रदान जहां कहीं आएगा वहां पे के लिए देखने को मिलेगा, इसलिए किसी भी शब्द में, किसी भी वाक्य में अगर आपको के लिए देखने को मिलता है तो वहां पे हमारा क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ और क्वेश्चन नंबर 22 पे आ गए हम लोग। देखिए, वह गांव से शहर पढ़ने गया में कौन सा कारक है। एक कारक का और क्वेश्चन यहां से लेते हैं। चलिए, सारे के सारे कारक में और संधि या समास, ये सारे के सारे मैं ट्रिक के माध्यम से आपको यहां पे प्रैक्टिस कराऊंगा, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बताइए, वह गांव से शहर पढ़ने गया में कौन सा कारक है। ऑप्शन ए बी सी डी आपके सामने दिया हुआ है, इसमें से आप ऑप्शन नंबर कमेंट करिए जो भी आंसर है। वह गांव से शहर पढ़ने गया में कौन सा कारक है। देखिए, संबंध कारक में मैंने क्या बताया कि कर्ता ने कर्म को करड़ से संप्रदान के लिए संबंध काकी के नानी ने रारी रे, अगर काकी के नानी ने रे रे रारी रे, ये तमाम प्रकार के अगर शब्द आ रहे हैं शब्दों के वाक्य के बीच में तो हमारा संबंध कारक हो जाएगा। करड़ में क्या आएगा, करड़ में आता है हमारा से, लेकिन यहाँ पे से आएगा वो साधन में आएगा, से जो आएगा वो साधन के माध्यम से आएगा। जब भी करड़ का मैं क्वेश्चन लूंगा वहां पे आपको समझाऊंगा। अपादान में क्या होता है, अपादान में अलगाव होता है, अपादान में भी से आता है लेकिन इसमें क्या होता है, अलगाव होता है, इसलिए अपादान और करड़ में सब लोग बहुत फर्क नहीं जान पाते हैं। तो करड़ कारक में भी से आएगा और अपादान में भी से आएगा, लेकिन ये से साधन के लिए प्रयोग होगा और ये से अलगाव के लिए प्रयोग होगा। अधिकरण में आएगा, पर आएगा या फिर ऊपर आएगा। अब देखिए, जो हमारे सामने दिया हुआ है वह गांव से शहर पढ़ने गया में कौन सा कारक है, तो बीच में देखिए वह गांव से यहां पे से आया कि नहीं आया, और से मैंने क्या बताया, से कहीं पे आएगा तो करड़ कारक हो जाएगा और से कहीं पे आएगा तो अपादान कारक हो जाएगा। अब आपके ऑप्शन में दोनों दिया हुआ है, अब आप हो गए कंफ्यूज, आपको नहीं पता चल रहा है कि आंसर कैसे पता चलेगा। तो मैंने बताया कहीं पे भी अगर जो से आया वो साधन के रूप में अगर प्रयोग होता है तो हमारा करड़ कारक हो जाएगा। जैसे राहुल कार से मुंबई गया, तो कार से वहां पे जो से आया वो कार से, कार क्या है, एक साधन के रूप में कार से, तो साधन के रूप में से का प्रयोग हो रहा है, तो वहां पे हमारा क्या हो जाएगा, करड़ कारक हो जाएगा। लेकिन जब भी अपादान की बात करेंगे, अपादान में होता है अलगाव, क्या होता है, अलगाव, यहां पे से आएगा लेकिन किसके रूप में आएगा, अलगाव के रूप में आएगा। अब देखिए, वह गांव से शहर पढ़ने गया, ये अपने गांव में था, गांव से यहां पे इसकी शहर है, ये शहर से ये क्या, गांव से क्या चला गया, शहर चला गया, पढ़ने चला गया। अब ये क्या हो गया, अपने गांव से दूर हो गया, क्या हो गया, दूर हो गया, यानी अपने गांव से अलग हो गया। तो देखिए, वह गांव से शहर पढ़ने गया, इस प्रकार आपके कॉमन सेंस में थोड़ी सी भी सेंस होगी तो आप इसको थोड़ा सा भी अगर सेंस होगा तो आप इसको थोड़ा सा दिमाग लगा के जान सकते हैं कि वह गांव से शहर पढ़ने गया, तो गांव से क्या हो गया, उसकी दूरी हो गई, और जहां पे दूरी हो गई या फिर अलगाव हो गया वहां पे हमारा कौन सा कारक हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा। जो बच्चे नए ज्वाइन किए हैं उनको तो बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन मैं वादा करता हूं 10 दिन आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर लीजिए, 10 दिन के बाद इतना ज्यादा आपके चेंजेस आ जाएगा हिंदी पढ़ने में, इतने सारे मैं ट्रिक के माध्यम से पढ़ाऊंगा कि आपको वाकई में लगेगा कि हाँ वाकई में मैंने हिंदी पढ़ा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 23 पे पहुंच जाते हैं। नयन जो शब्द है ये कौन सा है, ये कौन सी संधि है, ये क्या दीर्घ संधि है या फिर वृद्धि संधि है या फिर अयादि संधि है या फिर यड़ संधि है। संधि से एक और क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है, चलिए बताइए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि संधि जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, स्वर संधि होते हैं, व्यंजन संधि होते हैं और इसके साथ साथ विसर्ग संधि होते हैं। और मैं बताऊं इसमें फिर स्वर संधि से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, और स्वर संधि को बांटा गया है 5 प्रकार में, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, अयादि संधि, यड़ संधि, ये 5 प्रकार के ये स्वर संधि के भेद होते हैं। बताइए नयन जो शब्द है वे कौन सा संधि है, इसका आंसर बताइए हमें। दीर्घ संधि में मैंने क्या बताया था, इसमें बड़ा आ आएगा, बड़ी ई आएगी या फिर बड़ा ऊ आएगा, ठीक। वृद्धि संधि में मैंने क्या बताया था कि डंडे के ऊपर डबल मात्रा अगर आपको कहीं पे देखने को आए, आओ में या फिर आर में से देखने को मिल जाता है तो आपका वृद्धि संधि हो जाएगा। अयादि संधि में मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं कि अयादि संधि लगभग 3 ही शब्द के होते हैं। 99% आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कि कहीं पे देखिएगा 99% की बात कर रहा हूं कि अयादि संधि जो 3 ही शब्दों में होता है, और इसके बीच में क्या आता है, आय आता है या फिर अव आता है या फिर आय आता है, ठीक, ये प्रकार के शब्द आते हैं। तो जो नयन है, ना या न, नयन में क्या है, आय आया है कि नहीं, न या न, नयन में आय आया है और आय कहीं भी। और ये देखिए नयन कितने शब्द हैं, नयन में कितने वर्ड हैं, 3 वर्ड हैं। जहां कहीं भी आपको किसी शब्द में 3 वर्ड देखने को मिलते हैं वहां पे आप आंख बंद करके अयादि संधि लगाइएगा, आपका आंसर सही होगा, ठीक।
अयादी संधि का मैंने यहाँ पे पहचान बता दिया। यड़ संधि का मैंने बताया है कि या हो गया, रा हो गया, ला हो गया या फिर वाह हो गया। इसके साथ अगर कोई अधूरा शब्द आ रहा है, इसके साथ कोई अगर अधूरा शब्द आ रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा, यड़ संधि हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 24 पे, आज के लास्ट क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, फिर हमारी ये क्लास खत्म होती है। अयादी संधि में कौन सा संधि है, सॉरी अत्यधिक संधि में कौन सी संधि है, क्या बोल रहा हूं यार, अत्यधिक शब्द में कौन सी संधि है, इसको आप बताइए। क्या अयादी संधि है या फिर यड़ संधि या फिर गुण संधि या फिर दीर्घ संधि है? फटाफट इसका आंसर करिए। देखिए अत्यधिक जो लिखा है, देखिए अत्यधिक, अत्यधिक लिखा है। अब इसमें देखिए आप, अत्यधिक में या आया कि नहीं आया, बीच में या आ रहा है और या के बाद क्या है, या के बाद एक अधूरा शब्द है ता। अब मैंने बताया कि या आए या फिर रा आए या फिर ला आए या फिर वाह आया, इसके साथ अगर कोई अधूरा शब्द देखने को मिलता है तो वह हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा यड़ संधि हो जाता है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे पहुंच गए हम लोग। बताइए कि संज्ञा के मुख्यतः कितने भेद होते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। आप इसको कमेंट करके बताइएगा कि संज्ञा के मुख्यतः कितने भेद होते हैं। क्या 5 होते हैं या फिर 3 होते हैं या 4 होते हैं या 6 होते हैं। अगर दोस्तों आप में से कोई यहाँ पे हमारे इस चैनल पे नया इस क्लास को देख रहा है तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बाकी लोगों तक पहुंचाइए और शेयर करिए। यहाँ पे यूपी टेट के लिए, बीएड के लिए और एमपी टेट के लिए या फिर रीट के लिए फ्री क्लासेस चल रही हैं। आपके यहाँ पे हिंदी की प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है, हिंदी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। ईवीएस की भी पूरी क्लास बनी हुई है और फिर सीडीपी की भी जो क्लास चल रही है पूरी की पूरी चल रही है, सीक्वेंस से चल रही है। सारे के सारे बहुत जल्दी सिलेबस कंप्लीट हो जाएंगे। आप वहां से जाके इसका नोट्स बनाइए और अभी भी क्लास इसको देख सकते हैं आप। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। 25 क्वेश्चन का आप आंसर खुद देंगे कॉमेंट में। मिलते हैं अगले क्लास में। आपको अगर सेशन पसंद आया तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और कोई नया है तो प्लीज यानिस अकेडमी को जरूर सब्सक्राइब करिए, बाकी लोगों तक शेयर करिए। मिलते हैं अगले क्लास में दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।